हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो मार्किंग टूल्स जो चैप्टर है उसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स वो यानी कि ये जो मार्किंग टूल जो है ये जो बुक आप देख रहे हैं द प्लेटफॉर्म का, इसी से लिया गया है। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स आपके एक ही क्लास में आपके एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न तो 100% पूछा ही जाता है। और क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है, इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रास का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता। बाकी कास्ट आयरन, ग्लास, ब्रॉन्ज, इन सब का प्रयोग करके सरफेस प्लेट बनाया जाता है। और एक और आता है ग्रेनाइट, इसका भी प्रयोग करके सरफेस प्लेट बनाया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट दिया गया है, सरफेस प्लेट प्रायः 3 ग्रेड में पाई जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है, छोटे छोटे जॉबों पर मार्किंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सरफेस प्लेट का। अब आइए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं सरफेस प्लेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर तथा स्लिप गेज की मदद से इसके ऊपर जॉब को रखकर शुद्ध कोण चेक किया जाता है। तो आई होप ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है, डिवाइडर एक प्रकार का कैसा टूल है? तो मार्किंग टूल है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसके जो सिरे जो होते हैं वो नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। अब आइए डिवाइडर के बारे में और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो लंबाई जो होता है वो कितना होता है? तो इसका लंबाई 50 mm से 200 mm, 50 mm से 200 mm तक होता है। किसका? तो डिवाइडर का लंबाई। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो फ्रेंड्स, बनावट के अनुसार मुख्यतः जो डिवाइडर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है फर्म ज्वाइंट डिवाइडर और दूसरा होता है स्प्रिंग डिवाइडर। उसका फ्रेंड्स इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो इसका तीसरा पॉइंट है कि जो डिवाइडर जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो डिवाइडर हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है तथा माइल्ड स्टील का भी बना हुआ होता है। तो आई होप
ये सारे पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो पॉइंट है, यानी कि अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सरफेस गेज एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चिन्हन एवं चेकिंग टूल। यानी कि जो सरफेस गेज है वो चिन्हन और चेकिंग टूल दोनों है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं जो सरफेस गेज है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है, इसको यानी कि सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो सरफेस गेज है इसका दो और भी नाम है। कौन कौन सा है? तो इसे मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं और दूसरा इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो सरफेस गेज का दूसरा पॉइंट क्या है? तो यह दो प्रकार का होता है। यानी कि जो सरफेस गेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक जो होता है वो होता है फिक्स्ड सरफेस गेज और दूसरा जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसका फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या है? तो इसका अगला पॉइंट है, इसके द्वारा 0.5 इसके द्वारा 0.5 mm की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। ये तीनों जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो सरफेस गेज है इसका कौन कौन सा और नाम होता है। तो एक तो इसका नाम होता है मार्किंग ब्लॉक, दूसरा नाम इसका होता है स्क्राइबिंग ब्लॉक। जो सरफेस गेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है फिक्स्ड सरफेस गेज, दूसरा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसका तीसरा पॉइंट क्या था? तो इसके द्वारा 0.5 mm की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। तो आई होप ये सारा पॉइंट जो है ये सभी आपको समझ में आ गया होगा सरफेस गेज के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गाइड पिन। यानी कि यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में जिस पिन का प्रयोग किया जाता है उसे गाइड पिन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो गाइड पिन जो होता है, गाइड पिन वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो स्टील की बनी हुई होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कार्य सरफेस गेज का नहीं है? यानी कि आपको ये बताना है कि सरफेस गेज के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है इन ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना। ये जो है सरफेस गेज का कार्य नहीं है। बाकी सब है, उन सभी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि किसी किनारे के समानांतर लाइन खींचना, ये जो है इसका कार्य है। सतह के समानांतर लाइन खींचना, ये भी इसका कार्य है। जॉब को फोर्जा चक पर सेंटर करना, ये भी इसका कार्य है। लेकिन किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना, ये जो है इसका कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, जो सरफेस गेज है इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसके स्क्राइबर यानी कि सरफेस जो गेज होता है, इसका जो स्क्राइबर होता है उसकी बनावट कैसा होता है? तो एक सिरा जो होता है वो सीधा होता है और इसका जो दूसरा सिरा होता है स्क्राइबर का वो 90 डिग्री का कोण पर मुड़ा हुआ होता है। तो आई होप ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से प्रिक पंच
कोण का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि जो प्रिक पंच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। अब आइए दो और इम्पॉर्टेंट पंच हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके भी एंगल के बारे में। जैसे कि प्रिक पंच का तो 30 डिग्री होता है, एक आता है सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? इसका होता है 90 डिग्री। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। उसका फ्रेंड्स एक आता है डॉट पंच। डॉट पंच का कितना होता है? तो वो होता है 60 डिग्री। फ्रेंड्स ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रिक पंच पूछा जाता है जिसका एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है। दूसरा सेंटर पंच पूछा जाता है जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। और तीसरा होता है डॉट पंच जिसका एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है नीचे नीचे दिया गया है, जैसे मार्किंग को अस्थाई बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो ड्रिलिंग के पहले पंच करना अति आवश्यक होता है। यानी कि फ्रेंड्स कहने का ये मतलब है कि जब भी हम ड्रिलिंग का प्रोसेस जो करते हैं उससे पहले मार्किंग जो होता है वो करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उससे आपको निशान का पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ड्रिलिंग से पहले पंच करना अति आवश्यक होता है। और फ्रेंड्स आइए पंच के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पंच से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि जॉब के सतह की अस्थाई मार्किंग के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे पंच कहते हैं। और जो प्रोसेस जो होता है ये उसको पंचिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जिस टूल का हम प्रयोग करते हैं मार्किंग करने के लिए उसे तो पंच कहते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं पंचिंग कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो पंच जो होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो पंच हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसके भाग के बारे में। यानी कि मुख्यतः जो पंच जो होता है वो उसमें 3 भाग होता है। मुख्यतः कौन कौन सा होता है इसमें? तो एक तो इसमें होता है हेड होता है, एक जो होता है पॉइंट होता है और एक बॉडी होता है। ये तीनों जो है पंच के भाग के नाम है, यानी कि मुख्य भाग के नाम है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से डॉट पंच कोण का मान क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेंटर पंच जो होता है इसका 90 डिग्री होता है, प्रिक पंच जो होता है इसका 30 डिग्री होता है और जो डॉट पंच जो होता है इसका 60 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डॉट पंच पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग मार्किंग के पश्चात लाइनों पर डॉट लगाकर उन्हें स्थायी करने के लिए किया जाता है। तो आई होप ये दोनों फ्रेंड्स ये वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर पंच, प्रिक पंच और डॉट पंच, इन सभी के कोणों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सेंटर पंच कोण का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 90 डिग्री होता है। प्रिक पंच का 30, डॉट पंच का 60, सेंटर पंच का 90 डिग्री। और फ्रेंड्स यह कास्ट स्टील का बना होता है, यानी कि जो सेंटर पंच जो होता है वो कास्ट स्टील का बना हुआ होता है या फिर हाई कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है। अब आइए सेंटर पंच के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो इसका पहला पॉइंट है, इस पंच की जो लंबाई जो होता है वो 100 mm और इसका जो व्यास जो होता है व्यास वो 10 mm होता है।
यानी कि सेंटर पंच का लंबाई 100 mm और जो इसका व्यास होता है वो 10 mm होता है। अगला इसका पॉइंट क्या है? तो अगला फ्रेंड्स इसका पॉइंट है, यह पंच डॉट पंच के आकार से बड़ा होता है। यानी कि जो डॉट पंच होता है इससे आकार में ये जो पंच होता है, जो सेंटर पंच होता है वो बड़ा होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेमल का प्रयोग वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन वह वृत्त होता है। यानी कि फ्रेंड्स जो ट्रेमल जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं वृत्त की मार्किंग के लिए, लेकिन वो जो वृत्त जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बड़े व्यास के होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी। तो ट्रेमल 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। अब और भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ट्रेमल के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है, इसमें मापन हेतु स्टील रूल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। अगला इसका पॉइंट है, ट्रेमल का मुख्य भाग बीम होता है। ये पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से कि जो ट्रेमल होता है उसका मुख्य भाग कौन सा होता है? तो उसका मुख्य भाग होता है उसका बीम जो होता है वो होता है। और जो बीम जो होता है वो यानी कि जो स्टील रॉड से बना होता है। यानी कि जो ट्रेमल का जो बीम जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो स्टील रॉड का बना हुआ होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्क्राइबर के पॉइंटर को कितने कोण में ग्राइंड किया होता है या फिर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 से 15 डिग्री। यानी कि स्क्राइबर के पॉइंटर को 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है। अब आइए स्क्राइबर के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, स्क्राइबर प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो पॉकेट स्क्राइबर की जो लंबाई जो होती है वो लगभग 100 mm होती है। अब आइए स्क्राइबर के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसका एज जो होता है वो हार्ड तथा टेम्पर किया होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है, जो स्क्राइबर जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है मुड़ा स्क्राइबर, दूसरा जो होता है एडजस्टेबल स्क्राइबर होता है, तीसरा जो होता है सीधा स्क्राइबर होता है, और चौथा जो होता है वो ऑफसेट स्क्राइबर होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा स्क्राइबर के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से सरफेस प्लेट के ग्रेडों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो सरफेस प्लेट जो होता है वो कितने ग्रेडों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 ग्रेडों में पाया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ग्रेड 1 यानी कि सरफेस प्लेट का जो ग्रेड 1 है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ग्रेड 1 वाली सरफेस प्लेट अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेड 1 का। दूसरा पॉइंट क्या है? तो सरफेस प्लेट के बारे में दूसरा पॉइंट है कि जो सरफेस प्लेट जो होता है वो प्रायः आयताकार या वर्गाकार आकार की बनी होती है। ये भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जो सरफेस प्लेट होता है उसका आकार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो जो इसका सरफेस प्लेट जो होता है वो प्रायः आयताकार और वर्गाकार, यानी कि आयताकार भी इसका आकार होता है और वर्गाकार भी इसका आकार होता है, यानी कि दोनों आकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सरफेस प्लेट किस आकार का बना होता है?
देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आ गया कि जो सरफेस प्लेट है वो किस आकार का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्गाकार या आयताकार। यानी कि वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है, यानी दोनों होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए सरफेस प्लेट के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो सरफेस प्लेट होता है वो कास्ट आयरन का भी बना होता है, ग्रेनाइट का भी बना होता है, ग्लास ब्रॉन्ज की भी बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मार्किंग करते समय मार्किंग सरफेस प्लेट को रेफरेंस लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पंच किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाई कार्बन स्टील। यानी कि जो पंच जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब आइए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे कि पंच के पॉइंट की जो हार्डनेस होती है, इस पे प्रश्न पूछा जाता है हार्डनेस पे। तो पंच के जो पॉइंट की जो हार्डनेस होती है वो 55 से 59, यानी कि 55 से 59 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सरफेस गेज पर लगे स्क्राइबर का दूसरा सिरा का जो कोण होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 90 डिग्री। एक सिरा तो सीधा होता है, दूसरा जो सिरा जो होता है वो 90 के कोण में मुड़ा हुआ होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सरफेस गेज पर लगे स्क्राइबर का दूसरा सिरा पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, जो सरफेस गेज है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जिसकी सरफेस गेज यह एक प्रकार का कैसा टूल है? तो एक तो मार्किंग टूल है, दूसरा चेकिंग टूल है। यानी कि मार्किंग और चेकिंग टूल है। कौन? तो सरफेस गेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से मार्किंग टूल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। यानी कि स्क्राइबर भी मार्किंग टूल है, डिवाइडर भी मार्किंग टूल है, ड्रेमल भी मार्किंग टूल है। और फ्रेंड्स, जो स्क्राइबर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, और जो डिवाइडर होता है ये भी हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार के पंच का प्रयोग सीट मेटल शॉप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसका एंगल कितना होता है? तो प्रिक पंच का जो एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है। डॉट पंच होगा, डॉट पंच का कितना डिग्री होता है? तो डॉट पंच का 60 डिग्री होता है। सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स, तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि प्रिक पंच के कोण का मान 30 डिग्री होता है, अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा हैंड टूल का प्रयोग मार्क करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्राइबर का। और ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और ये किस प्रकार का टूल है? तो ये हैंड टूल है। और स्क्राइबर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मार्क करने के लिए किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग खराद यानी कि लेथ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरफेस गेज का। अब सरफेस गेज के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि
ये किस प्रकार का टूल है? तो सरफेस गेज मार्किंग टूल है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है इसका प्रयोग जॉब की सतह पर समानांतर लाइन खींचने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ऑटोमेटिक पंच में किस प्रकार की एनर्जी स्टोर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऑटोमेटिक पंच किसकी सहायता से कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्प्रिंग। स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है कौन? तो ऑटोमेटिक पंच। अब ऑटोमेटिक पंच के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसका उपयोग फाइन तथा सही मार्किंग के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है इस पंच का जो पॉइंट जो होता है वो 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच होता है। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो इसका अगला पॉइंट है यह एक आधुनिक प्रकार का पंच है। कौन? तो ऑटोमेटिक पंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से ऑटोमेटिक पंच का कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 या 90 डिग्री होता है। अब आइए ऑटोमेटिक पंच के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इस पंच से जो काम जो होता है वो जल्दी तथा सुविधा पूर्वक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस कार्य के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल जॉब को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अब आइए वी ब्लॉक के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यह कास्ट आयरन, यानी कि जो वी ब्लॉक होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है तथा हार्ड की हुई स्टील से बना होता है। यानी कि एक तो ये जो वी ब्लॉक जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है तथा हार्ड की हुई स्टील से भी बनाया जाता है। किसको? तो वी ब्लॉक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लेड की लंबाई से कॉम्बिनेशन सेट का साइज लिया जाता है। अब आइए जो कॉम्बिनेशन सेट है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि यह वर्कशॉप का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। कौन? तो कॉम्बिनेशन सेट। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं कॉम्बिनेशन सेट के। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है इसमें, एक होता है स्क्वायर हेड, दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटेक्टर हेड होता है, तीसरा जो होता है वो सेंटर हेड होता है। और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया हुआ है, इसीलिए आप इसे अच्छे से याद कर ले कि कॉम्बिनेशन सेट का मुख्यतः 3 भाग होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्क्वायर हेड, दूसरा होता है प्रोटेक्टर हेड, तीसरा होता है सेंटर हेड। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से पंच के पॉइंट की जो हार्डनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 55 से 59 HRC होनी चाहिए। किसकी हार्डनेस? तो पंच की हार्डनेस। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हैमर का हार्डनेस। तो हैमर की जो हार्डनेस जो होती है वो 49 से 56 HRC होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक आता है चीजल। तो चीजल की हार्डनेस तो वो 53 से
59 HRC होनी चाहिए। अगला है फाइल। तो फ्रेंड्स फाइल की हार्डनेस तो 60 से 64 HRC होनी चाहिए। उसके बाद एक आता है हेक्सा ब्लेड। तो हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी से कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 65 HRC होनी चाहिए। ये जो हार्डनेस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, कि हैमर का, चीजल का, फाइल का और हेक्सा ब्लेड का कितना होता है हार्डनेस। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्क्राइबर बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। कौन? तो स्क्राइबर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देर का है, यानी बहुत कम देर का है, यानी कि 2 से 3 मिनट के आसपास का या फिर 5 से 6 मिनट के आसपास का होगा। और फ्रेंड्स यहाँ से 100% फ्रेंड्स यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में, अगर जितने भी सारे खजाने वीडियो मेरे इस चैनल पर हैं, अगर आप सभी को देख लेते हैं तो इतना मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके यहाँ से पूछे ही जाएंगे। यानी कि किसी भी कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपने ट्रेड से रिलेटेड, तो वहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो 100% यहाँ से पूछे ही जाएंगे। यानी कि ये तो कम से कम हुआ है, इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।